नेक्स्ट एएस हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट वेंचर। हमने एएस 21 खत्म कर लिया, एएस 23 भी हमने समझ लिया। एएस 21 में हमने डिस्कस किया था कि जब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होता है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। फिर हमने सीखा एसोसिएट, यानी जब आपके पास कंट्रोल नहीं रहता है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट रहता है, तब हम कैसा अकाउंटिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर का, यानी जहां पर म्यूचुअली दो या दो से ज्यादा पार्टी मिल के ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं, तो वहां पर अकाउंटिंग कैसे होगा आपका। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू परचेज ए लैंड, कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट्स। यानी वो लैंड परचेज करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, फ्लैट बनाएंगे, फिर फ्लैट को बेच देंगे। मिस्टर ए परचेज ए लैंड फॉर ₹60 लाख। मिस्टर ए ने अपने पैसे से 60 लाख रुपए दे के लैंड परचेज किया। And for the purpose he took loan from the bank for ₹50 lakh at the rate 8% interest per annum। तो इसने जो इसका 50 लाख रुपए से लोन भी लेना पड़ा, जिसपे इसका इंटरेस्ट लगेगा 8% का। he also paid registering fees ₹60,000 on the same day। अब लैंड वगैरह जब आप खरीदते हो तो कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्जेस वगैरह लगता है आपका, डेट इज 60,000 आपका चार्जेस भी लग गया। मिस्टर बी ने मटेरियल सप्लाई किया 4,50,000 का फ्रॉम इस गोडाउन, एंड फर्दर ही परचेज द मटेरियल फॉर ₹5 लाख फॉर द जॉइंट वेंचर। यानी मिस्टर बी ने 4.5 लाख रुपया खर्चा किया एंड 5 लाख रुपया खर्चा किया। फिर मिस्टर सी met all other expenses of advertising, labor and other incidental expenses which turned out to be ₹9 लाख। मिस्टर सी ने 9 लाख रुपीज का खर्चा किया। On 30th June 2016 each of the venturer agreed to take away one flat each to be valued at ₹10 लाख each flat। आप देखो 1 जनवरी 2016 को इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस ज्वाइंट वेंचर में, और 30 जून 2016 को इनका यानी रेडी हो चुका, तभी तो फ्लैट ले रहे हैं, यानी 6 महीने के अंदर रेडी हो चुका इनका। फिर आगे एंड रेस्ट वेर सोल्ड बाय देम एज फॉलोज। मिस्टर ए ने 40 लाख रुपीज का सेल किया, मिस्टर बी ने 20 लाख का सेल किया, मिस्टर सी ने 10 लाख का सेल किया। लोन वॉज रिपेड ऑन द सेम डे बाय मिस्टर ए along with the interest and no net profits were shared by the partners equally। यानी जो भी नेट प्रोसीड्स का मतलब है जो भी प्रॉफिट आया आपका, प्रॉफिट पूरा का पूरा इक्वली शेयर हो चुका है। You are required to prepare the draft consolidated PL account and joint venture account in the books of each venturer। सारे वेंचरर के बुक्स में आपको जो उनका अकाउंट पे उनका इंडिविजुअल अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सॉरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेटेड पीएल बनाने से सिर्फ चल जाएगा, पूरा एंटायर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, सिर्फ कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट बनाने से हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट का मतलब ये है कि सब सारा खर्चा इसके अंदर, सबका खर्चा आ जाएगा, सबका प्रॉफिट आ जाएगा इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पीएल में सबसे पहले हम राइट साइड में रेवेन्यू लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ फ्लैट्स। जो फ्लैट्स को बेचने पर क्या रेवेन्यू आया, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है क्या क्या रेवेन्यू आया। मिस्टर ई ने 40 लाख का जनरेट किया रेवेन्यू, मिस्टर ई ने 40 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, और साथ में मिस्टर ई ने एक फ्लैट भी तो लिया 10 लाख का। आपको ये समझना, मिस्टर ई ने 40 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, मिस्टर ई ने 10 लाख का एक फ्लैट भी लिया। तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल वाइज यानी एंटिटी वाइज तो एंटिटी का तो 50 लाख का सेल हुआ है। अब मिस्टर ए खुद बेचे या खुद रखे, वो बिजनेस के लिए तो सेल ही है, तो बिजनेस के लिए 50 लाख का सेल हो चुका है। 40 लाख एंटिटी ए ने सेल किया है बाहर वाले को, और ये मानेंगे 10 लाख का उसने खुद को सेल किया, तो 50 लाख का सेल हुआ ए की तरफ से। बी की तरफ से 20 लाख का सेल हुआ है और उसने 10 लाख का एक फ्लैट ले लिया। और उसने 10 लाख का एक फ्लैट ले लिया। फिर सी का अगर हम बात करें, सी ने 10 लाख का सेल किया और 10 लाख का एक फ्लैट उसने भी लिया था। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका जो टोटल सेल आपका जो आ रहा है 50, 80, 100 लाख का सेल हो रहा है, 100 लाख का
सिल अब हम खर्चा देखेंगे कि क्या क्या खर्चा हो रहा है, एक एक पर्सन वाइज देखेंगे। मिस्टर ए ने क्या खर्चा किया, मिस्टर ए ने 60 लाख रुपए लगाया। ए का अगर हम बात करें, मिस्टर ए ने परचेज किया लैंड, तो लैंड कर परचेज करने पर 60 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। और जो लोन लिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो मिस्टर ई को चुकाना पड़ेगा, वो भी तो खर्चा ही है बिजनेस के लिए। तो लोन तो 50 लाख का लिया गया था 8% पे, तो 50 लाख का 8% 6 महीने का ही लगा है सिर्फ, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद फ्लैट रेडी हो गए थे तो पेमेंट हो गया था। तो 50 लाख का 4% यानी 5 लाख, यानी 4 लाख आपका, 4 लाख आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है। एक सेकंड, गलत हुआ, 2 लाख होना चाहिए। 50 लाख का 8% ही 4 लाख होगा, इसका आधा 2 लाख होगा। दो लाख इंटरेस्ट ऑन लोन है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस भी लगा था इसका, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60,000 लग गया था। तो यहाँ तक ठीक है। मिस्टर बी ने 4.5 लाख और 5 लाख का सप्लाई किया है। मिस्टर बी ने रॉ मटेरियल दिया था, 4.5 लाख अपने गोडाउन से दिया, 5 लाख रुपए का खरीद के दिया, यानी 9,50,000 मिस्टर बी ने दिया। मिस्टर सी का अगर हम बात करें, मिस्टर सी ने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो किया, 9 लाख का एक्सपेंसेस मिस्टर सी ने किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 लाख का हमारा टोटल रेवेन्यू आया था, और खर्चा कितना हो गया, 62 लाख, 7150, 7210 और ना 79 लाख 10,000 हो रहा है हमारा खर्चा। फिर हम वापस से चेक कर लेते हैं। 62 लाख 80,000, सॉरी 62 लाख 60,000 प्लस 9 लाख 50,000 प्लस 9 लाख, यानी ये 81 लाख 10,000 है। देयरफॉर प्रॉफिट आपका हुआ -100 लाख, यानी 18 लाख 90,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 18 लाख 90,000 का हुआ, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे इक्वली पार्टनर्स। तो ये प्रॉफिट बटेगा किस पे, ए पे, बी पे और सी पे इक्वली। कितना, 6,30,000। ये प्रॉफिट इक्वली बढ़ गया यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्सोलिडेटेड पीएल अकाउंट एकदम सिंपल था। रेवेन्यू जो हमारा आया वो सारा हमने दिखाया यहाँ पर, जितना रेवेन्यू फ्लैट को बेचने पर और खुद लेने पर जो रेवेन्यू आया वो हमारा हमने दिखाया। जो खर्चा मिस्टर ए ने किया वो सारा दिखा दिया हमने, बी का खर्चा सी का खर्चा सारा दिखा दिया, और नेट प्रॉफिट निकाल लिया हमने। तो नेट प्रॉफिट जो आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी और सी में। तो डेट इज हमारा यहाँ पर ये बैलेंस शीट मैच, ये पीएल अकाउंट मैच हो रहा है हमारा। अब आगे हम बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, पूछा है ना मैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ई, अलग अलग का अपना अपना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। तो बुक्स ऑफ मिस्टर ए में अगर हम बात करें, मिस्टर ए बोलेगा कि हमारा जो मेरे बुक्स में, उसके बुक्स में क्या क्या पैसा आया, क्या खर्चा है, वो सारा चीज़ दिखाया जाएगा। तो उसके पास पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक में पैसा आया उसके पास कितना, 40 लाख। और उसके पास एक लैंड भी आया 10 लाख, लैंड नहीं, लैंड नहीं, फ्लैट। आप देख सकते हो ये 40 और 10 लाख जो है, ये एक आया था ना, 40 और 10 लाख एक आया। और इसने खर्चा क्या क्या किया, इसके पास 50 लाख अभी कैश पड़ा हुआ है, मतलब 50 लाख का इसके पास एसेट्स आया। और इसने खर्चा क्या क्या किया, लैंड पे खर्चा किया इसने 60 लाख,
और इंटरेस्ट का खर्चा है इसका 2 लाख का। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 60,000 का है और उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट हमने निकाला था 6,30,000 मिलना चाहिए इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका 50 लाख इसके पास आया, 50 लाख इसके पास आया और इसका टोटल इसको मिलना चाहिए कितना, 60 लाख इसको लैंड का मिलना चाहिए खरीदने का, 2 लाख इसको इंटरेस्ट का मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का 60,000 मिलना चाहिए और 6,30,000 जो कि प्रॉफिट इसका हिस्से का वो इसे मिलना चाहिए, यानी 68,90,000 इसे मिलना चाहिए। और लेकिन इसके पास तो अभी 50 लाख गया है, यानी इसका रिसीवेबल रहेगा फ्रॉम बी एंड सी, इसका रिसीवेबल रहेगा कितना रहेगा 62, 68, 90, यानी 18,90,000 इसको रिसीवेबल है फ्रॉम बी एंड सी। हम आगे देखेंगे कि बी से और सी से कितना कितना मिलेगा, पर 18,90,000 इसे मिलना चाहिए दोनों से। तो मिस्टर ये हो चुका है। फिर नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी ने क्या क्या लिया, मिस्टर बी ने एक फ्लैट बेचा 20 लाख का और 10 लाख का फ्लैट लिया। इसके बैंक में आया 20 लाख और इसके पास फ्लैट आया 10 लाख का। क्योंकि नेट में आगे हिसाब होगा ना कि क्या प्रॉफिट वॉफिट वो अब आपस का लेना देना हिसाब होगा जो सारा, क्योंकि बी के पास अपना पॉकेट में कैश पड़ा हुआ फ्लैट बेचने का पैसा और इसका अपना फ्लैट का भी वैल्यू 10 लाख का, तो 30 लाख उसके पास एसेट पड़ा हुआ है। जबकि इसका हिसाब किया जाएगा इसने खर्चा क्या क्या किया, इसका जो मटेरियल्स का खर्चा हुआ वो 9,50,000 का मटेरियल्स का खर्चा, और तो कोई खर्चा हुआ नहीं। और इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए इसके हिस्से का 6,30,000, यानी इसको टोटल मिलना चाहिए 15,80,000, 15,80,000 से मिलना चाहिए। पर ये हजम करके बैठा हुआ है 30 लाख रुपीस, यानी इसको तो पेबल होगा, इसको पेबल ऑब्वियसली ए को ही होगा, ए या सी, फिर भी हम एक बार ये लिखते हैं। तो 15,80,000 है और इधर 30 लाख है, यानी 14,20,000 इसे देना है, 14,20,000 इसे देना होगा, किसको, ए को देना होगा। फिर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी करेंगे। मिस्टर सी ने बैंक में पैसा, इसके पास इसने एक फ्लैट बेचा था 10 लाख, इसके पास फ्लैट बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, फ्लैट इसने 10 लाख का लिया था और इसने खर्चा किया था एक्सपेंसेस का 9 लाख रुपीस, और कुछ खर्चा नहीं किया इसने। देख लेते हैं, हाँ और कुछ खर्चा नहीं हुआ इसके एंड से, और ये खर्चा हुआ और साथ में एक और खर्चा हुआ था इसका। हाँ इसका खर्चा कुछ नहीं हुआ, प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए 6,30,000 का। तो उसको 20 लाख मिलना, 20 लाख मिला हुआ है इसके पास एक बैंक, और एक बैंक में 10 लाख है, 10 लाख का फ्लैट है, पर 15,30,000 इसको नेट पे मिलना चाहिए, तो इसका भी पेएबल है, पेएबल टू ए। कितना होगा 1530 यानी 16,4,70,000। तो आप देख सकते हो 14,20,000 ए देगा और 4,70,000, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 14,20,000 बी देगा ए को और 4,70,000 सी देगा ए को, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 14, 18, 90, और 18, 90 से मिलने हैं, यानी इसको बी से मिलेगा 14,20,000 और सी से मिलेगा 4,70,000, तो ओवरऑल 18,90,000 हो गया। तो हिसाब परफेक्टली मैच हो गया। तो ये हमारा पीएल अकाउंट था एंड ईच वेंचरर के बुक्स में इनका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट था। तो क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो वापस रिपीट कर दे रहा हूँ फाइनल में, ए बी और सी तीनों ने मिलके जो जो खर्चा किया वो सारा खर्चा हमने दिखाया, जो सेल करने पर वैल्यू आया और फ्लैट खुद रखने का भी जो वैल्यू वो सारा को हमने प्रोसीड्स देखा, तो इससे हमें पता चल गया नेट प्रॉफिट क्या उसका बंटवारा कर दिया। फिर ईच वेंचर के बुक्स में हमने अकाउंट को क्लोज किया और देखा कि किसको कितना देना है या लेना है, वो सारा हिसाब हमने किया। तो क्लियर हो चुका ये सारा चीज आपका। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो बैंक लोन वगैरह है वो सब ए ही देगा। ए सीधा 60 लाख रुपए अपना ले रहा है ना, वो कहीं से भी लो, लोन से लो, जो भी लो, उसको इंटरेस्ट का पैसा भी मिल रहा है और उसको लैंड का भी वैल्यू पूरा यहाँ पर मिल रहा है, तो उसे सारा चीज मिल गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड डिसाइडेड टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट a pipeline to transport the gas from one place to another that was manufactured by them। ए बी और सी तीनों मिला के एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं
फॉर द पर्पस फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय देम। बिल्डिंग 12 लाख का जो है, जिसमें डेप्रिसिएशन 5% का हो रहा है। पाइपलाइन में डेप्रिसिएशन हो रहा है 15% का। और कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डेप्रिसिएशन हो रहा है 40% का। एंड वेरियस व्हीकल्स में हो रहा है डेप्रिसिएशन 20% का। They also decided to equally bear the total expenditure incurred on the maintenance of the pipeline that comes to rupees 6 lakh each year. तो हर साल का 6 लाख रुपए का खर्चा भी वो भी इन लोग बांटेंगे आपस में। You are required to show the consolidated financial balance sheet and the extract of draft PL and balance sheet for each venture. तो यहाँ पे बोला कि पूरा खर्चा बताओ एंड साथ में हमें जो ड्राफ्ट बैलेंस शीट भी आप बना के दिखाओ ईच वेंचरर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत करते हैं। साथ में यहाँ पर शुरुआत करने से पहले 12 लाख का बिल्डिंग था, 5% का डेप्रिसिएशन होगा, यानी इस पे 60,000 का डेप्रिसिएशन होगा। पाइपलाइन 60 लाख का है, 15% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी इसमें 9 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। और फिर कंप्यूटर 3 लाख का 40% का डेप्रिसिएशन है, यानी इसमें होगा आपका 1,20,000 का डेप्रिसिएशन। और 9 लाख का व्हीकल्स है, जिसमें 20% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी 1,80,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, ये सारा हो रहा है और साथ में एक एक्सपेंडिचर आपका 6 लाख रुपए का भी हो रहा है। तुम यहाँ पर बनाएंगे, अगर कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाते हैं हम, ये एक्स्ट्राक्ट ही बनेगा ऐसे भी। तो यहाँ पर हम बताएंगे जो डेप्रिसिएशन हमारा जो हो रहा है किस पे हो रहा है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, पाइपलाइन, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स। पाइपलाइन, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमने निकाल ही लिया, 60,000, 9 लाख, 1,20,000। और ये 1,80,000 था, ये हमारा डेप्रिसिएशन था। और एक मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी था, 6 लाख रुपया साल का पड़ रहा था मेंटेनेंस का खर्चा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 9 लाख और 10 लाख 20, 10 लाख 80, 1180, 1260 और 18 लाख 60,000। इन 18 लाख 60,000 टोटल खर्चा है। अब 3 वेंचर, ईच वेंचर के खाते में कितना का लॉस जाएगा, खर्चा 6,30,000 का खर्चा जाएगा। तो ये हमने कॉन्सोलिडेटेड, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया। फिर आगे हम बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जिसके अंदर दोनों आएगा, पीएल और बैलेंस शीट। तो मशीनरी हमारा आएगा, सॉरी मशीनरी नहीं है, बिल्डिंग हमारा आ जाएगा 12 लाख माइनस 60,000, 11,40,000 बिल्डिंग है। पाइपलाइन, कंप्यूटर, व्हीकल, नेक्स्ट पाइपलाइन कितने का है, 60 लाख का, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन 15% लगाया था। 9 लाख हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, यानी ये हो गया 51 लाख का। कंप्यूटर में 40% का डेप्रिसिएशन लगाया था, 3 लाख का था। वन लाख 80,000 बचा ये। और व्हीकल में हमने लगाया था 20% का डेप्रिसिएशन, 7,20,000 का। तो ये हमारा नेट WDV बचा एसेट्स का, और खर्चा का तो कोई एसेट्स नहीं है ये। तो हमारा टोटल एसेट्स हम बता सकते हैं, टोटल एसेट का वैल्यू कितना हो गया, 11,40,000 और 51 लाख 6240 प्लस 1,80,000 प्लस
7,20,000 यानी 71,40,000 टोटल एसेट्स हो गया। तो हमने कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएल और बैलेंस शीट दोनों बना लिया हमने। फिर फिर आगे हमें क्या बनाना है, जो एक्सट्रैक्ट बनाना है हमें ड्राफ्ट पीएल का एंड बैलेंस शीट ईच वेंचर का। तो ईच वेंचर का हमें बनाना है यहाँ पर। तो इन द बुक्स ऑफ ए अगर हम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, पीएल बनाएंगे एक्सट्रैक्ट का, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं ये सारे तो आने वाले हैं, बस वैल्यू अलग आएगा। तो यहाँ पर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो है, अब ईच वेंचर के खाते में क्या आएगा, 1/3, क्योंकि ए बी और सी तीन लोग हैं यहाँ पर। तो जो खर्चा है वो सब आपस में बंटवारा करेंगे। तो 60,000, 9 लाख, 1,20,000, 1,80,000 सबका 1/3 1/3 होगा इनका। वन थर्ड हम बांटेंगे ना। और जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है उसका भी 1/3। तो बिल्डिंग का 20,000 डेप्रिसिएशन होगा, इनका 60,000 टोटल था, और 9 लाख है तो इनका 3 लाख होगा, 3 लाख होगा। और फिर कंप्यूटर्स का 1,20,000 है तो 40,000 होगा, और व्हीकल्स का भी 180 है तो 60,000 होगा। और ये टोटल 6 लाख था, तो इनका खाते में 2 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा खर्चा टोटल, 2,60,000, 3 लाख, 6,20,000। ठीक है, 6,20,000 इनके खाते में आएगा। और फिर अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनकी खाते में जो एसेट आएगा वो भी 1/3 आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो एसेट था ना 71,40,000, 71,40,000 डिवाइडेड बाई 3। मैं बाइफरकेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा दिखा रहा हूँ। 23,80,000 आप भी एग्जाम में सीधा दिखा देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। और फिर इन द बुक्स ऑफ बी बनाएंगे हम। अब इन द बुक्स ऑफ बी में सेम टू सेम ये छपेगा, सेम टू सेम छपेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबका इक्वल शेयर है ना यहाँ पर, तो इसलिए सेम टू सेम छपेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में उपाय नहीं है, पर मैं तो इसको कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी, पेस्ट। फिर बैलेंस शीट का हम बात करेंगे। तो बैलेंस शीट भी ऑब्वियसली सेम टू सेम छपेगा, बी में भी। सेम छपना है। एंड फिर बाद में फाइनली इन द बुक्स ऑफ सी बनाएंगे, उनके में भी सेम पीएल और बैलेंस शीट इनका बनेगा।
क्या हो रहा है? कॉपी। तो हमने पीएल बना लिया। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट भी कॉपी कर लिया। बैलेंस शीट भी बन गया। यानी कहने का मतलब ये कब सिंपल एक ही बनाना, बाकी सारा तो एज इट इज कॉपी होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाया, हमने टोटल खर्चा निकाला, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया। तो यहाँ पर लेबर वर्क है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेबर वर्क यानी आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ये चीज़ का मेहनत करना है। तो क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। हमने 2 3 कर लिया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ए लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। A Limited, a UK-based company, entered into a joint venture with B Limited in India, wherein B Limited will sell import the goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India. यानी यूके की एक बेस्ड कंपनी डेट इज ए लिमिटेड, वो क्या करेगी, वो बी लिमिटेड को गुड्स इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करेगी, यानी बी इंपोर्ट करेगा। हाँ, मतलब ए बी को गुड्स एक्सपोर्ट करेगा और बी फिर उस गुड्स को क्या करेगा, इंडिया में बेचेगा। A Limited and B Limited agreed to share the expenses and revenues in the ratio 5:4। जो भी रेवेन्यू या जो भी खर्चा होगा वो 5:4 के रेशियो में बटेगा। वेर एज प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया 49% ऑफ द टोटल कैपिटल, बट हैज इक्वल शेयर इन ऑल द एसेट्स एंड इज इक्वली लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज। यानी हमें यहाँ पर ये पता चला कि प्रॉफिट्स इक्वली सर होने वाला है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इक्वली सर होगा। कैपिटल आपका ए ने 49% लगाया, तो डेट मींस ऑब्वियसली बी ने 51% लगाया है, और जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस है वो 5:4 में बटेगा। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, आपको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंसोलिडेटेड पीएल और कॉन्सो बैलेंस शीट बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट्स तो नोट हमारा क्या क्या है। इन्होंने बोला एसेट एंड लाइबिलिटीज सेड इक्वली बोला इन्होंने। प्रॉफिट पब्लिक लॉस सेड इक्वली। जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा पब्लिक रेवेन्यूज एक्सपेंसिव रेवेन्यूज कितने हैं 5:4 में। यानी ए 5/9 लेगा और बी 4/9 लेगा। फिर आगे कैपिटल में हम बात करें तो ए 49% लगाएगा और बी 51% लगाएगा, ये हमने ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे सीधा कॉन्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सीधा कॉन्सोलिडेटेड पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सो पीएल में आपका यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मानेंगे ओपनिंग स्टॉक इज नील। परचेज कितना का हुआ है, 9 लाख का परचेज हुआ है। तो ऑब्वियसली 9 लाख का परचेज, तो बोला गया कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस जो है वो किस में कैसे बटेगा, 5:4 में बटेगा। तो इसमें ए का और बी का क्या हिस्सा होगा, यानी ए का 5 लाख जाएगा, बी का ये 4 लाख रहेगा परचेसेस। फिर अदर एक्सपेंसेस है 3,06,000 का।
3,06,000 का ई और बी में 5/9 और 4/9, तो 3,06,000 इंटू 5/9, 1,70,000 और 1,36,000, तो 3,06,000 हो गया। यहाँ पर भी हमने कर लिया। फिर आगे सेल्स हुआ है 13,05,000 का, तो 13,05,000 भी इंटू 5/9, ई का 7,25,000 है और बी का होगा माइनस 5,80,000। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ये था, परचेज, अदर एक्सपेंसेस, सेल्स हमने डाला सारा। उसके बाद आपको पता होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और आपका प्रॉफिट लास्ट में रहता है, राइट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक भी तो रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं जितना परचेज किया उतना आपने बेच भी दिया, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स भी होगा, तो उसका भी तो वैल्यू है, तभी तो हम अल्टीमेटली निकाल पाएंगे कि कितने का प्रॉफिट है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूँ कि मैंने 10 रुपए का माल खरीदा और मैंने माल 15 रुपए में बेच डाला, पर सारा माल मैंने 15 रुपए में नहीं बेचा, मैंने 8 रुपए का माल ही 15 रुपए में बेचा। यानी देखा जाए तो मेरे पास 15 रुपया आज के डेट में बेचने का स्टिल वैल्यू भी है और 2 रुपए का स्टॉक भी तो है, तो मेरे पास टोटल 17 रुपए का वैल्यू है, पर मैंने खरीदा 10 रुपए में, यानी मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने 8 रुपए के माल को 15 रुपए में बेचा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको कितने का, 1 लाख का। और ऑब्वियसली जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख का, एंड इन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ एसेट, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या बोला इन्होंने, इक्वली होगा ना, हाँ इक्वली है, तो ये ए और बी में क्या रहेगा, बराबर 50,000, 50,000 का, ये सारा आ गया हमारा। एंड अब कुछ बचा नहीं है, परचेज, अदर एक्सपेंसेस, सेल, फिक्स एसेट, कैंसर्स, लोन, ये तो एसेट का पार्ट है, कैपिटल एसेट का पार्ट है। हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट कितने का हम ये निकाल सकते हैं। तो अब देख सकते हो 13,05,000 का आपका सेल हुआ था, प्लस 1 लाख का आपके पास एसेट भी पड़ा हुआ है, यानी 14,05,000 टोटल है आपका, माइनस 9 लाख, माइनस 3,06,000, यानी 1,99,000 का आपका नेट प्रॉफिट हुआ। जबकि प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा ई और बी में, यानी आधा आधा, यानी 99,500, और इधर भी जाएगा 99,500। तो कौन सो पीएल हमने बना लिया यहाँ पर, एंड हमारा बैलेंस शीट मैच कर, सॉरी हमारा पीएल अकाउंट मैच करेगा दोनों साइड में, हमने प्रॉफिट सारा डाल दिया। अब आगे हम बात करेंगे किसका, कौन सो बैलेंस शीट का। मैं ईच वेंचर का नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ही बैलेंस शीट में इनका प्रोपोर्शन दिखा दे रहा हूँ जो भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी इन्होंने कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूछा है आपसे। तो यहाँ पर हम कौन सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स लायबिलिटी दिखाएंगे, फिक्स एसेट्स कितने का है, 6 लाख का है, जिसके अंदर फिक्स एसेट ई और बी का होगा 3 लाख, 3 लाख का, करंट एसेट्स 2 लाख का है, करंट एसेट्स 2 लाख का है, तो इसके अंदर क्या होगा ई और बी का, 1 लाख का। फिर आगे आगे कैपिटल है 4,01,000 का, तो कैपिटल इन्होंने बताया था कि 49% जो है वो ए ने लगाया है और बी का 51% है।
ए का 49% है, बी का 51% है, तो 4,01,000 का 49% 1,96490 204,510। फिर प्रॉफिट जो इन्होंने अर्न किया था ना, कितने प्रॉफिट भी तो कैपिटल में जुड़ते हैं, अलग से प्रॉफिट हम अलग से दिखाते हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो दिखेगा वो कितने का 1,99,000 का प्रॉफिट अर्न किया जो, वो भी आएगा बैलेंस शीट में, जिसके अंदर ए का हिस्सा इक्वली रहेगा, ये तो इक्वली बांटा जाएगा बोला था, तो 99,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद लोन है और लाइबिलिटी 1 लाख का, लोन 2 लाख का है, 1 लाख, क्योंकि 2 लाख का लोन है, और करेंट लाइबिलिटी 1 लाख का है, ए का 50,000 जाएगा और बी का 50,000 जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका कैपिटल है इधर 4,01,000 और इधर ये 1,99,000 यानी 6 लाख हो गया, 8 लाख हो गया आपका इधर, और करंट लाइबिलिटी 1 लाख का 9 लाख है, एंड इधर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स 2 लाख का, साथ में एक इन्वेंट्री भी था, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री था ना 1 लाख का, वो इन्वेंट्री भी यहाँ पर ई और बी में जाएगा 50,000 50,000, यानी ये 1 लाख का वैल्यू हो गया, और अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली हमने बांट दिया, जो भी लाइबिलिटीज और कैपिटल और इक्विटी एंड लाइबिलिटी और जो भी एसेट था वो हमने बांट दिया रेशियो में, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। जबकि इंस्टीट्यूट ने इसको नोट्स में सेपरेटली दिखाया, मैंने बैलेंस शीट के साथ ही दिखा दिया ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया, तो लास्ट फाइनल क्वेश्चन बचा हमारा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अभी। A Limited entered into a joint venture with B Limited on 1:1 basis, and a new company C Limited was formed for the same purpose, and following is the balance sheet of all the three companies। यहाँ पर A Limited जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहा है 1:1 बेसिस में, यानी प्रॉफिट वगैरह जो भी शेयर होगा वो इक्वली होगा 1:1 में, और उन लोग नया कंपनी फॉर्म कर रहे हैं सी लिमिटेड। यानी कहने का मतलब ए लिमिटेड अपना एक सेपरेट कंपनी जो अपना काम कर रहा है, बी लिमिटेड भी अपना काम कर रहा है, सेपरेट कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म किया डेट इज सी लिमिटेड, और वो सी लिमिटेड के अंदर ए और बी का इक्वल हिस्सा है। तो अब देख सकते हो यहाँ पर ए लिमिटेड का अपना इंडिपेंडेंट डेटा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, बी का अपना इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, ये सी जो है ये ए और बी का है इक्वली 1:1 में, ये जो सी लिमिटेड का दिख रहा है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। यानी प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड का मतलब सी लिमिटेड में जो भी इनका प्रोपोर्शनेट हिस्सा है वो सारा हिस्सा बढ़ जाएगा। यानी जो 5 लाख का, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनका अपना बैलेंस शीट है, बी का अपना बैलेंस शीट है, लेकिन इनका बैलेंस शीट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर भी दिखेगा 2.5 लाख का और 2.5 लाख का। ए ने दिखा के रखा कि मैंने सी में 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने दिखा के रखा कि मैंने भी सी में 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगर हम सी का बात करें, सी का अगर हम एसेट का बात करें, तो सी का एसेट है कितने का, फिक्स एसेट से 19,50,000 का, और करंट एसेट से 50,000 का, यानी टोटल 20 लाख हो गया। और लाइबिलिटी आपका कितने का, 1 लाख का लाइबिलिटी है और 2 लाख का लोन यानी लाइबिलिटी है, यानी देखा जाए तो 20 लाख का इनका एसेट है सी का, और इनका लाइबिलिटी है 3 लाख का, यानी नेट कितने का 17 लाख का, 17 लाख का इनका नेट एसेट है। जबकि इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट क्या किया था 2.5 लाख और 2.5 लाख, यानी 5 लाख का जो है वो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट जो लगा था इनका, यानी प्रॉफिट कितना आएगा 12 लाख आएगा। और ये 12 लाख का जो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में जो रहेगा 12 लाख का प्रॉफिट, ये बंटवारा हो जाएगा ए और बी में, कितना 6 लाख और 6 लाख का बंटवारा हो जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सी का एसेट्स टोटल है 20 लाख का, इनका लाइबिलिटी टोटल 3 लाख का, यानी 17 लाख का इनका टोटल नेट एसेट्स है। जबकि ए ने 2,50,000 इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 2,50,000 इन्वेस्टमेंट किया, यानी दोनों का मिला के कॉस्ट पड़ गया 5 लाख। तो 17 लाख का एसेट्स और कॉस्ट तो 5 लाख पड़ा, तो 12 लाख का सरप्लस है ना, तो 12 लाख का सरप्लस जो वो 6 लाख 6 लाख ये और बी में बढ़ जाएगा। आप देख भी रहे हो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो 5 लाख इनका इन्वेस्टमेंट है जो शेयर कैपिटल में गया,
बाकी ये जो प्रॉफिट है रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख का, ये सरप्लस 6-6 लाख रुपया करके बढ़ जाएगा। तो अभी हम सॉल्यूशन करते, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस शीट बनाना है सिर्फ हमें। हम पहले बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ ई। मैं टी सेप में ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल तो ऑब्वियसली ई का ही सिर्फ आएगा, क्योंकि ई का बाहर में जो लाइबिलिटी है 10 लाख का, ये अपना शेयर कैपिटल दिखाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस इसका अपना है 18 लाख का। मैं एक बार इसे अंदर लिखता हूँ, 18 लाख का। और जैसे मैंने बताया था 6 लाख का प्रॉफिट जो है बंटवारा, ये मैंने जो हिसाब दिखाया था 6 लाख का प्रॉफिट भी मैं साथ ही लिखते जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। 6 लाख का रिजर्व जो इसे प्रोपोर्शनेटली मिला, यानी 24 लाख का इसका रिजर्व एंड सरप्लस होगा। फिर उसके बाद में लोन इसका अपना 3 लाख है, और 2 लाख में भी इसका 1 लाख का हिस्सा रहेगा, यानी लोन कितने का होगा, 4 लाख का। प्लस प्रोपोर्शनेटली 1 लाख इसका आएगा, यानी 4 लाख का इसका लोन रहेगा। करंट लाइबिलिटीज इसका अपना 4 लाख है, और उधर 1 लाख का आधा यानी 50,000, यानी 4,50,000 का करंट लाइबिलिटी है, हमने डाल दिया। अब फिक्स एसेट्स जो है, फिक्स एसेट 30,50,000 है, और ये 19,50,000 का आधा, यानी 9,75,000 आएगा, 9,918, हाँ। फिक्स एसेट कितना आएगा, 30,50,000 और 9,75,000, यानी 40,25,000 का फिक्स एसेट्स होगा। करंट एसेट्स होगा 2 लाख और 50,000 का आधा, $2,25,000। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों का बंटवारा कर दिया। अब आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिया, शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिया है, तो आपस में कट जाएंगे, आपस में कट के मर जाएंगे ये। शेयर कैपिटल आप देख सकते हो हमने 2.5 लाख इग्नोर किया, और हमारा इन्वेस्टमेंट भी 2.5 लाख इग्नोर किया, वो अपने आप ही कट गया। जैसे हम होल्डिंग सब्सिडरी में काटते थे ना अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर कैपिटल के साथ, वो अपने आप ही वैसे कट गया ये। तो ये कट चुका आपका, तो इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं श्योर हूँ यहाँ पर ये बैलेंस शीट आपका मैच करेगा। 40, 25, 40, 50, यानी 42,50,000, और इधर 10 लाख, ये 34 लाख, 38 लाख, 42, 50। तो बैलेंस शीट ऑफ ए बन चुका हमारा। नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ बी। शेयर कैपिटल अपना दिखाएगा ये अपना 7.5 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस अपना 16 लाख है इसका, और इसको जो हिस्सेदारी मिलेगा 6 लाख का मिलेगा ना इसे हिस्सेदारी, सी का है जो हिस्से प्रॉफिट था 12 लाख, उसका हिस्सेदारी 22 लाख। फिर लोन अपना इसका 4 लाख है, और उधर 1 लाख होगा, $5 लाख। फिर नेक्स्ट करेंट लाइबिलिटीज, इसका अपना 2,50,000, उधर 50,000 प्रोपोर्शनेटली, वहां पर आधा इसका पार्ट रहेगा करेंट लाइबिलिटी का, यानी ये 3 लाख हो गया। फिर आगे फिक्स एसेट्स 26, 25 है अपना, और आधा सी में आधा 9,75,000, यानी 26, 35, 36 लाख। करेंट एसेट करंट एसेट्स इनका 1,25,000 है, और उधर 25,000।
यानी 2,50,000 सॉरी 1,50,000। तो यहाँ पर आप देखो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर तो आएगा नहीं, वो शेयर कैपिटल के साथ अपने आप ही कट गया। बाकी ये भी मैच होना चाहिए बैलेंस शीट। 36 लाख, 37,50,000, इधर 750, 720, 950 और 3450, 3750। इन्हें बैलेंस शीट आपका मैच हो रहा है दोनों। और अगर हम वर्किंग्स बनाएंगे यहाँ पर जो मैंने लिखाया था, उसका वर्किंग्स अगर मैं आपको दिखा दूँ, टोटल एसेट ऑफ सी लिमिटेड कितने का है? 19,50,000 प्लस 50,000 20 लाख है, माइनस लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी उनका है 3 लाख का, 2 लाख प्लस 1 लाख, यानी 17 लाख इनका नेट एसेट्स है। और जबकि इनका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था कितना है? 2.5 लाख, 2.5 लाख दोनों ने लगाया, यानी 5 लाख इनका इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, यानी नेट सरप्लस जो बढ़ जाएगा किसमें, ई और बी में इक्वली 6 लाख, 6 लाख। ये हमारा वर्किंग था। तो फाइनली वी आर डन विथ ES 27 ऑल्सो। हमने ES 21, 23, 27 ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया।